Class 9th history. We are doing now French revolutions. This is the part 3, right? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ आज हम हमारे वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोग घर में भी अच्छे से इसकी तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी नोट्स है उसको आप लिखते चले जाइएगा और कोई डाउट्स है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन आस्क मी. Just let's start today's video. These are the topics which we have already discussed, right? जैसे मैं आज फिर से आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूं, हम फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बारे में जो पढ़ाई कर रहे हैं 1774 से लेकर 1994 ये जर्नी शुरू हुई थी. एनीवे 1789 में ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, मगर हम 1774 से थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, जान रहे हैं फ्रेंच के स्टोरीज को, जान रहे हैं कि 1774 से एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी वो शुरू हो गई थी. ऐसा तो नहीं है कि बेटा झगड़ा होता है तो झगड़ा एक ही बार में थोड़ा ना शुरू होता है, उसका कुछ ना कुछ तो इमीडिएट प्रोवोकेशंस होते हैं. तो ये इमीडिएट प्रोवोकेशन जो शुरू हुआ वो 1789 में था, मगर इसका जो प्रभाव था वो 1774 से शुरू हो चुकी थी. तो इस चैप्टर में हम वो डिस्कस कर रहे हैं. एनीवे फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी में कैसा था वो हमने डिस्कस किया. लेट 18th सेंचुरी हम किसको बोलते हैं? 1710, 1720, 1725, दिस विल बी नोन एज अर्ली 18th सेंचुरी. और जैसे 1750 के बाद जो 1789, 1790, 1790 ये सब हमारा लेट 18th सेंचुरी में गिने जाएंगे. तो उस समय जो सोसाइटी उनकी थी वो 3 में बटा हुआ था, जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. और फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट पूरी जो प्रिविलेज थी वो लेते थे, बाकी जो थर्ड स्टेट था वही सफरर था. वो सब बोलते थे ना कि भक्त हैं ये लोग और भगवान है फर्स्ट और सेकंड स्टेट. तो एनीवे ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा था. उसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में शुरू हुई थी, 1789 में इसके जो कॉजेस थे इसको 3 में डिवाइड किया गया. एक तो हो गया सोशल कॉजेस, एक हो गया इकोनॉमिकल कॉजेस एंड ए पॉलिटिकल कॉजेस. हमने सोशल कॉजेस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. ये क्या था? जैसे कि तीन सोसाइटी को 3 में बांट के रखना, वही तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. और उसमें से 2 स्टेट ही क्या करें, सारी प्रिविलेज को एंजॉय करे और थर्ड स्टेट मेहनत करके पैसा कमाए, पसीना बहा के उन लोगों को टैक्सेस देते रहे, उन लोगों की सेवा करते रहे. ऐसी सोसाइटी कौन चाहेगा? इवन आज हम लोग भी नहीं चाहेंगे. आप लोग बताओ, आप लोग चाहोगे क्या? आप लोगों को सिर्फ काम करना है और बाकी सब मजे उठाएंगे, वो लोग सब खाना पीना खाएंगे. अभी आप इतना ही समझ लो, आपको 24 घंटे पढ़ने बोला जाएगा और आपके छोटे भाई और बहन को बोला जाएगा कि वो एंजॉय करें. दैट मीन्स बड़े भाई और बहन एंजॉय करेंगे, आप ही की उम्र 1 साल बड़े हैं जस्ट, वो क्लास 10th में और क्लास 9th में, और क्लास 9th के आपको बोला जाए कि आप 24 घंटे पढ़ाई करो, आप सब कुछ करो और बाकी ऊपर वाले कुछ नहीं बोला जाएगा. तो हम लोगों को भी क्या फील होता है. वैसे ही फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को एंजॉय की मौका मिलती थी और थर्ड स्टेट सभी काम करके उन लोगों को दैट मीन्स क्या सेवा देते थे. तो इन दैट केस ये एक प्रॉब्लम वहां पे आया करता था, जिसको हम सोशल कॉजेस बोले. अभी हम आते हैं इसके इकोनॉमिक कॉजेस में. अभी आप समझना, subsistence crisis in the sense the crisis which is continuously, that means अपने लिए खाने के लिए भी जो पैसा ना बचे, अपने लिए खाने के लिए भी हमारे पास कोई चीजें ना हो, उसको हम बोलेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस. मतलब हम बेचने के लिए या कुछ चीजों को किसी को देने के लिए नहीं, सिर्फ अपने जो कंजप्शन से उस चीज के लिए भी हमारे पास अनाज ना हो, तो हम उसको बोलेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस, राइट. तो ये इकोनॉमिक कॉजेस में ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ चुका था. जैसे कि फ्रांस का पॉपुलेशन क्या था 1715 में 23 मिलियन था, वही 1789 में इसका पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गया, मतलब 5 मिलियन बढ़ गई थी. बात समझ रहे हो? 1715 में फ्रांस का पॉपुलेशन था 23 मिलियन और ये 28 मिलियन हो चुका था कब? 1789 में. बात समझ रहे हो? तो ये पॉपुलेशन कितना 5 मिलियन इंक्रीज हो गया था. और ये 5 मिलियन रेज पॉपुलेशन क्या करा, कंट्री में जो फूड ग्रेन्स की डिमांड थी ये इंक्रीज हो गई. आप अच्छे से समझना, जो भी फूड लोग बढ़ते हैं तो खाना भी तो लगेगा, खाना भी लगेगा कि नहीं लगेगा. अभी भारत में हमारे 130 करोड़ जनता है. अभी आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगले 3 महीने तक
हम लोग खाना कहीं से आए नहीं है, हमारे पास इतना स्टॉक है कि 3 महीने तक हम लोग खाना खा सकते हैं। मगर बाद में क्या होगा, बाद में तो खाना कहीं से लाना पड़ेगा, तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमको फूड भी चाहिए। तो दिस इंक्रीज द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, हाउएवर प्रोडक्शंस कुड नॉट कीप द पेस विद द डिमांड, विद अल्टीमेटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स। अभी आप समझना, कोई भी चीज का प्रोडक्शंस, कोई भी चीज का प्रोडक्शंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी जो जितनी डिमांड है, हमारी जितनी डिमांड है वो मीट कर ले रहा है, तो सही है, सब कुछ चीजें प्राइस सब कुछ सही रहेगा। और जिस दिन प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी और डिमांड ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड ज्यादा होगा, तो प्राइस अल्टीमेटली आप समझना, इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी क्या होता है, बढ़ता है। आप समझ लेना, जैसे कि अभी प्राइस क्या हो रहा है, प्रोडक्शन, इसको हम प्रोडक्शन बोल रहे हैं, बात समझ रहे हो, ये प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ और हम लोगों की जो डिमांड है, पेट तो भूखा रहने से रहा, जो पेट को खाना है वो तो डेली चाहिए चाहिए, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, तो ये प्रोडक्शन क्या हो रही है, नहीं हो रही है, और डिमांड जितने का उतना है, उस हिसाब से हर एक कमोडिटी का क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज इकोनॉमिक थ्योरी। वैसे ही क्या होता, प्रोडक्शन ज्यादा होता, डिमांड कम होता, प्रोडक्शन ज्यादा होता, डिमांड कम होता, तो हर कोई कमोडिटी का प्राइस डेफिनेटली नीचे आती। आप देखना कभी कभार टमाटर, हमारे जो नीचे घर के पास या हमारे लोकेलिटी में जो मंडी है, मंडी में कभी कभी टमाटर का प्राइस 10 रुपए आ जाती है, तो कभी कभी टमाटर का प्राइस 50 रुपए हो जाता है। क्यों होता है, जब मंडी में जिस दिन टमाटर ज्यादा आया होगा उस दिन हमको प्राइसेस कम लगेगी, दैट मीन्स टमाटर की पर केजी प्राइसेस कम रहेगी। और जिस दिन मंडी में टमाटर ज्यादा कम आ गया है और उस दिन तो हम खरीदने वाले उतने ही खरीदेंगे, मंगलवार के मार्केट में जितना खरीदना है उतना तो लोग खरीदेंगे। तो इन दैट केस क्या होगा, टमाटर की प्राइस हाई हो जाएगी। मंडी में टमाटर कम आया तो प्राइस हाई, ज्यादा आया तो प्राइस कम। तो ये प्रॉब्लम वहां आप लोगों को देखने को मिलेगा, यही है प्राइस थ्योरी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया और इसके साथ साथ जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन थी ये नहीं हो पाई। नहीं होने के कारण जो फूड ग्रेन की प्राइस थी ये क्या हो गई, हाई होगी, जिसके चलते जो लोग काम कर रहे थे, जो लेबरर थे, वर्कशॉप में काम कर रहे थे, उनकी जो पैसा है, वेजेस है, इट हैज नॉट बीन इंक्रीज्ड। दैट मींस द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स हैज बीन इंक्रीज्ड, द वेजेस ऑफ द पीपल हैज नॉट बीन इंक्रीज्ड। इसके चलते क्या हुए, लोग और परेशान में आए, मतलब लोग अपने चीजों को, डेली मुर्रा की चीजें खरीद नहीं पा रहे थे। तो सिचुएशन बस जब कभी ड्रॉट आ गया या हेल हुआ या कोई अलग सिचुएशन आ गया, उस वक्त तो खाना और भी नहीं होगा, दैट मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और कम हो जाएगी, जिसके चलते और भी सिचुएशन रस हो जाती थी। तो वो सिचुएशंस में क्या करते थे, जब ये हेल ड्रॉट सिचुएशन आती थी तब सिचुएशन और भी वर्स होता था। ये जो हो रही थी, ये जो फूड स्कैरसिटी क्या कर रहा था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, दैट मींस फूड ग्रेन और स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन या सब्सिस्टेंस क्राइसिस वी स्टार्टेड ऑकरिंग फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ओल्ड रेन। उस समय क्या हो रहा था, ये जो फूड प्रॉब्लम्स है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस है, ये हर एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में होता ही रहता था ओल्ड रेन में, क्योंकि ओल्ड रेन में ऐसा कुछ पॉसिबल, दैट मीन्स कोई प्रोविजन ऐसा नहीं था या कोई प्लान सही से नहीं था, तो ऐसे आए दिन ऐसे प्रॉब्लम्स आती रहती थी। अभी ये समझना, बैड हार्वेस्ट आएगा, बैड हार्वेस्ट आएगा तो क्या होगा, सेकंड सिचुएशंस, ये जो आपके किताब में ऑलरेडी दिया हुआ है, फिगर 4 आपके किताब में दिया हुआ है, इसको आपको भरना है। जिस साल बैड हार्वेस्ट होगा तो प्राइसेस इंक्रीज होगी, प्राइसेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कोई भी प्राइसेस इंक्रीज, डिमांड ज्यादा होगा, उसके चलते प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। उसके साथ क्या होता है, पूरेस्ट कैन आल्सो नो लॉन्गर बाय, एक साइड तो क्या होंगे, नहीं खरीद पाएंगे। इस चीज को आपको अच्छे से भरना है, बात समझ रहे हो। तो अभी हम इसके थोड़ा, ये मैंने इसको ऑलरेडी भर के रखा हुआ है इसमें, उसको हम देखते हैं आगे, ठीक है। ये पीछे पीछे जा रहा है क्या, हाँ अभी देखो, बैड हार्वेस्ट यहाँ आया तो स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन हुआ, जिसके चलते राइजिंग फूड प्राइसेस, मैंने जो चीजें आपको बताई थी, बैड हार्वेस्ट आया तो स्कैरसिटी हो गया, दैट मींस फूड ग्रेन्स कम हो गए और फूड प्राइसेस बढ़ गई, जिसके चलते क्या हुआ, फूड रेयर्स हुआ, दैट मींस बहुत सारे बोलते हैं ना कि
लोग मरने लगे, जिसके चलते स्कैर्सिटी शुरू हो जाती है। वीकर बॉडीज को ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे अभी चलो भारत में क्या हो रहा है, लॉकडाउन की गई और भारत में जो पैसे वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं, एक्चुअल में जो डेली वेजर्स है या स्ट्रीट हॉकर्स है, इन लोगों को अभी प्रॉब्लम्स हो रही है। स्ट्रीट वेंडर्स जो है उन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है। इसके सहित फ्रूट नहीं होगा तो क्या होगा, एपिडेमिक्स होगा। एपिडेमिक्स होने के बाद ये जो चीज आप देख रहे हो, ये फूड रियर्स होने से भी लोग मरेंगे, वीकर बॉडीज के डिसीज आने भी लोग मरेंगे। ये दो चीजें यहाँ पे दी हुई है। इसको आपको तो पहले देखना नहीं है, मैंने तो समझा दिया, आप इसको अच्छे से समझना और इसको पहले भरना, देन आप इसको देखना। समझ रहे हो ना? देन लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या था, यहां था पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस क्या था, लुइस 16 केम इनटू द पावर इन 1774 एंड फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी। आप अच्छे से समझना, लुइस 16 तब का फ्रांस के राजा हुआ करते थे। इनसे पहले लुइस 14 और लुइस 15 भी थे। लुइस 14 और लुइस 15 इनके पिताजी और उनके दादाजी थे। दैट लुइस 16 के पहले तो क्या होता था, ये जो लुइस 16 की फैमिली है ये कंप्लीट चीजों का एंजॉय बहुत ज्यादा करते थे। दैट मीन पैसों का बोलते हैं ना, अनावश्यक खर्चा यहाँ पे ज्यादा करा करते थे, जिसके चलते ट्रेजरी जो गवर्नमेंट की होती थी उसको ये लोग ज्यादा ही खर्चा करते थे। इसके चलते फ्रांस में क्या हो रहा है, ये ट्रेजरी जब क्या हुआ, एम्प्टी हुआ। जब ये रूल करने आए 1774 में, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है इसमें पैसा नील होगा तो क्या होगा। अभी आप समझना, फ्रांस इससे पहले बहुत ज्यादा वॉर करता था, दैट मीन्स झगड़ा ज्यादा करता था। कौन करता था, फ्रांस इससे पहले बहुत ज्यादा झगड़ा करता था, दैट मीन्स दूसरे कंट्री के साथ वॉर करता था, और वॉर करोगे तो पैसा खर्चा होगा। और लुइस 16 भी क्या किया था, जब लुइस 16 आया वो क्या किया, अमेरिका को हेल्प किया था। आपको अच्छे समझना है, अमेरिका जो कंट्री था, अमेरिका कंट्री में जो ये कोस्टल पार्ट है वो पार्ट में ही ब्रिटिश अपना कॉलोनी एस्टैब्लिश कर पाए थे। आप समझना, पूरे अमेरिका में ब्रिटिश अपना कॉलोनी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए थे। उनने ये जो कोस्टल एरिया से समंदर के पास, वहीं पे ही इनका कॉलोनी एस्टैब्लिश किए थे। इसमें 13 कॉलोनीज थे किसके, ब्रिटिश वालों ने कराया रखा था, जिसको इंडिपेंडेंट गेन करने के लिए, अमेरिका इंडिपेंडेंट गेन करने के लिए फ्रांस ने यहाँ पे मदद की थी। फ्रांस ने यहाँ पे मदद की थी, और मदद करेंगे तो अपना सोल्जर भेजेंगे, पैसा तो खर्चा होगा, जिसके चलते ये भी ज्यादा पैसा खर्चा हुआ। और कॉमन एनिमी इनका जो है ब्रिटेन को इनने क्या किया, एडेड मोर देन a billion livre to be depth and that had already raised more than 2 billion livre, क्योंकि जो फ्रांस की करेंसी थी उसको लिवरेज बोलते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, और 2 बिलियन इनको क्या हो गया, डेप्थ में ये चले गए। एंड व्हाट एक्सट्रावेंट कोर्ट एंड इमेंस प्लेस ऑफ वर्साइल आल्सो लॉस्ट कॉस्ट अ लॉट। दैट मींस अभी ये समझना है, जो ये लोग रहते थे, जहाँ पे राजा लोग रहते थे, वो वहां पे भी खाना पीना पहनना घूमना इस सब चीजों में भी इनका बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हुआ करता था वर्साइल में, राइट। तो ये भी क्या होता था, इसके चलते भी जो क्या लोग इनके खिलाफ थे, क्योंकि राजा सब एंजॉय करे और लोग यहाँ परेशान में रहे। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining of an army, the court, running government officers, university, the state forced to pay what increase the taxes। और ये सब पैसे को मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती रही, टैक्सेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती रही, जिसके चलते लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। अब अभी तीनों रीजन्स को मैं फिर से एक बार रीड कर देता हूँ। फ्रांस में जो 1789 में जो रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, इसके पीछे के कारण है पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो इस कारण से आपको ये चीजें लिखनी है। तो इसमें आपको सोशल कॉजेस क्या है, पॉलिटिकल कॉजेस क्या है और इकोनॉमिकल कॉजेस क्या है, ये तीनों चीजें यहाँ पे क्लियर से समझा दी गई हैं। अब वीडियो को रिपीट करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आगे फिर पार्ट 5 में, आपका पार्ट 4 में, दूसरा वीडियो में आगे हम आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच।